Assalamu alaikum dear students. I hope that you are fine and you are doing good at your homes and you are having a very precious times at your home. So dear students, we have completed lecture number 4th in which we have done Nicobarbanus. Our unit Nicobarbanus has been completed जिसमें हमने MCQs भी कर लिए हैं and question answers भी कर लिए हैं and I hope so that you have learned all the MCQs and all the question answers. एंड पिछले लेक्चर में मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही थी, वो ये कि आप लोग जैसे जैसे लर्निंग कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ जो कुछ आप लर्न कर रहे हैं उससे लिखना भी स्टार्ट करें. तो आई होप सो कि जो क्वेश्चंस हमने लर्न किए थे, क्लास में डिस्कस किए थे, पढ़े थे, वो आपने ज़रूर लर्न कर लिए होंगे और उनको आपने एक दफ़ा लिख कर भी देखा होगा और जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो आपने फाइंड आउट की होंगी कि आप में क्या मिस्टेक्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आप अभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं. सो डू राइट एनीथिंग एवरी डे, कुछ ना कुछ ज़रूर डेली लिखते जाएँ ताकि आपकी राइटिंग स्पीड भी मेनटेन रहे और साथ साथ आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो भी डेवलप होती रहें. ओके, आज हमारा है लेक्चर नंबर 5, राइट. तो इसमें हम करने जा रहे हैं, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस. ठीक है, ये टेंसेस आपने क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने पहले नहीं किए हुए, 5th क्लास में आप लोगों ने जस्ट वर्कशीट्स या इस तरह से होते हैं, लेकिन 6th क्लास में हम इनको काफ़ी डिटेल में करेंगे और ये आपको पेपर में कैसे आएंगे. आपको मैंने पेपर के जो पैटर्न बताया था ना इन फर्स्ट लेक्चर, आई हैड ऑल्सो टोल्ड यू दैट दीज टेंसेस विल कम इन उर्दू. ये आपको उर्दू फॉर्म में आएंगे पेपर में एंड यू विल हैव टू ट्रांसलेट दिस टेंसेस इनटू इंग्लिश. आपको इन टेंसेस को इंग्लिश में चेंज करना होगा. आपको 8 सेंटेंसेस आएंगे उर्दू में एंड यू विल हैव टू ट्रांसलेट एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. 8 आएंगे जिसमें से 5 अटैम्प्ट करने कंपलसरी हैं एंड ईच टेंस कैरीज 1 मार्क. आपका एक जितना भी एक सेंटेंस है उसका 1 नंबर होगा, तो टोटल मार्क्स होंगे 5 मार्क्स एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर पेपर. इसको हम डिस्कस करेंगे और आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड. ओके, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की. तो सबसे पहले आपने प्रेजेंट को समझना है कि प्रेजेंट बेसिकली कौन सा टाइम है. अ प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज़ करंटली गोइंग ऑन. ये जो प्रेजेंट टेंस होता है ये एक ऐसा टेंस है जो आपको उस टाइम के बारे में बताता है, उस टेंस या सेंटेंस के बारे में बताता है जो प्रेजेंटली काम चल रहा है. ठीक है, तो इन सेंटेंसेस के लास्ट में आप या फिर ये समझ लें कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में है या हैं आता है. ठीक है, या हूँ भी आ सकता है. हैं, हूँ और हैं वाले जो वर्ड्स हैं ये आपको डिस्क्राइब करेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, राइट. तो प्रेजेंट टेंस में आपको ये पता चलेगा कि काम जो है वो आज के ज़माने में हो रहा है. पास्ट की बात हम नहीं करेंगे कि काम हो रहा था, पास्ट की बात नहीं होगी. था, थी, थे नहीं आएगा लास्ट में. या हम ये नहीं कहेंगे कि मैं काम करूँगा, फ्यूचर की बात नहीं होगी. हम आज के दौर की बात करेंगे, आज की बात करेंगे जिसके लास्ट में है, हूँ या हैं आता है. सो ऑल दो सेंटेंसेस जिसमें ये वाले वर्ड्स आते हैं वो कौन से टेंसेस हैं, वो आपके प्रेजेंट टेंस हैं, राइट. सो नाउ वी आर कमिंग टू वर्ड्स प्रेजेंट डेफिनेट टेंस. प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की भी मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिख दी है. ये डेफिनेशंस आपने बेसिकली याद नहीं करनी. ये ऐसा नहीं है कि आपने इनको डेफिनेशंस को याद करना है, डेफिनेशंस को आप जस्ट समझ लें. ठीक है, टेंसेस हम जितने भी करेंगे ये जस्ट सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन वाले होंगे, यानी आपने समझने होंगे. पेपर में ये आपको अनसीन आते हैं. जितने भी टेंसेस आएंगे, सेंटेंसेस आएंगे, वो आपको अनसीन आएंगे एंड देन यू विल हैव टू ट्रांसलेट दोज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, राइट. तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी है. इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रेजेंट टेंस, हैबिचुअल और यूजुअल एक्शंस और डेली इवेंट और यूनिवर्सल फैक्ट. तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस एक वो वाला टेंस है जिसमें आपको कोई एक्शन जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है प्रेजेंट टाइम में. सबसे पहली बात क्या है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में कि इसमें जो आपको एक्शन एक्सप्रेस किया जाता है ना, एवरीथिंग विच इज़ डन, इट विल बी रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस. वो प्रेजेंट के बारे में बात होगी. ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई. उसके बाद हैबिचुअल, हो सकता है किसी की कोई हैबिट बताई जा रही हो. जैसे अगर मैं कहूँ मैं सुबह सवेरे उठती हूँ तो दिस इज़ माई हैबिट. ठीक है, उसको मज़ीद एक्सप्लेन हम कर रहे हैं इस डेफिनेशन में. यूजुअल एक्शंस, या कोई यूजुअल एक्शन आपको बताया जाएगा इस सेंटेंस में. जैसे कहा जाएगा कि जैसे आप कह सकते हैं कि मैं खाना 1 बजे खाती हूँ. तो ये आपका यूजुअल एक्शन है विच यू आर परफॉर्मिंग एट द क्वाइट इंटरवल्स, जो आप अक्सर करते रहते हैं. कोई यूजुअल एक्शन आपको बताया जाएगा.
या आपका कोई डेली इवेंट बताया जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं सुबह सवेरे सैर पर जाती हूँ, तो ये भी एक डेली इवेंट है, जो मैं डेली एक काम करती हूँ। एवरीडे रूटीन के बारे में कुछ बताया जाएगा, या एक यूनिवर्सल फैक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो यूनिवर्सल फैक्ट है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कहूँ कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो ऑल दोज सेंटेंसेस विच आर एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट टाइम, habitual or usual actions or daily event or universal facts, all those sentences are related to present definite tense, right? इतना बस आपने समझ लेना है, डेफिनेशन याद नहीं करनी, जस्ट इसको समझ लें। उसके बाद आ जाए रिकग्निशन इनटू उर्दू। उर्दू में जब सेंटेंसेस आपको पेपर में आएंगे तो क्या रिकग्निशन होगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। वो रिकग्निशन है ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, या ता हूँ भी आ सकता है, इसमें ती हूँ भी आ सकता है। प्रेजेंट है, आप देख लें सबके लास्ट में है, हैं या हूँ आ सकता है, तो ये प्रेजेंट है। और एक और इसकी बहुत इजी रिकग्निशन है कि जिन टेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंसेस हैं। ये आपने याद कर लेना है। तो पेपर में मैं अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ, जब आपको पेपर आएगा ना सामने और आपने टेंसेस अटेम्प्ट करने होंगे, तो फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज़ टू अंडरलाइन द सेंटेंसेस। जितने भी आपको सेंटेंस आएंगे ना, उनका जो एंडिंग पार्ट है उसको आप अंडरलाइन कर लें, वो आपको हेल्प करेगा सेंटेंस की रिकग्निशन में। जैसे एक सेंटेंस आया है, मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, तो आपने क्या करना है, इसके जो एंडिंग 2 वर्ड्स हैं ती हूँ को अंडरलाइन कर लेना है। फिर आपने अपने माइंड में सोचना है कि ये कौन से टेंस से रिलेट करता है, फिर उसका स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए आपने इंग्लिश में उस पर्टिकुलर सेंटेंस को चेंज करना है, राइट। तो आगे चलते हैं मज़ीद। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, स्ट्रक्चर आप देख लें। जब आपने उर्दू से इंग्लिश में सेंटेंस को चेंज करना है, सो व्हाट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यू आर गोइंग टू फॉलो, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एंड देन आपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट, क्योंकि आपने टेंसेस पहले नहीं किए हुए, तो मे बी आपको ना पता हो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट क्या है, बेसिकली द डूअर ऑफ द एक्शन। हर सेंटेंस में आपके पास कोई ना कोई सब्जेक्ट ज़रूर आएगा। जैसे कोई भी सेंटेंस है, उसमें जो कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, थिंग, प्लेस जो एक्शन परफॉर्म कर रही है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, बार बार मैं इसे रिपीट कर रही हूँ, सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। वो पर्सन, वो प्लेस, वो थिंग या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो कोई काम परफॉर्म कर रहा है, उस पर्टिकुलर पर्सन को, थिंग को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है। उसके बाद आ जाता है वर्ब। वर्ब के बारे में आप इतना समझ लें कि वर्ब इज़ बेसिकली एन एक्शन वर्ड। अभी आप इसको ये समझें, वैसे तो वर्ब काफ़ी इसकी काइंड्स भी होती हैं और इसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आपने भी बस यही समझना है कि वर्ब इज़ बेसिकली एन एक्शन वर्ड। कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको किसी एक्शन के बारे में बता रहा है ना, वो वर्ब है। जैसे अगर मैं कहूँ सिट, बैठ जाना, स्टैंड खड़े हो जाना, जंप, ये सब क्या है, ये एक्शन वर्ड्स है ना। कुक, पकाना, थिंक, सोचना, राइट, लिखना, लर्न, याद करना, तो ये सब क्या है, एक्शंस हैं। सो दीज आर ऑल फॉलिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ वर्ब। ये वर्ब है, और यहाँ पर आपने वर्ब की इस पर्टिकुलर टेंस में, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। मे बी आपने 5th क्लास में वर्ब की फॉर्म्स की हों, क्योंकि आई रिमेंबर कि वहाँ पर वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड की जाती थी वर्ब की फॉर्म्स के बारे में। तो आपको याद होगा कि वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 फॉर्म्स होती हैं बेसिकली हर वर्ब की। तो कुछ वर्ब्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ईडी लगाते हैं, तो वो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो इनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, राइट। जैसे एक वर्ब है प्ले, खेलना, इसकी सेकंड फॉर्म है प्लेड। जब हमने ईडी लगाया तो सेकंड फॉर्म बन गई, और जब हमने और इसकी थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही है। सो दीज आर रेगुलर वर्ब्स, जिनके लास्ट में हम ईडी ऐड करते हैं, तो वो वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। वो रेगुलर वर्ब्स हैं। जैसे वर्क, काम करना, वर्क्ड, वर्क्ड सेकंड फॉर्म है, और वर्क्ड ही थर्ड फॉर्म है। इसी तरह लर्न, याद करना, लर्न सेकंड एंड द थर्ड फॉर्म, राइट। इसी तरह कुछ वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में हम ईडी नहीं लगाते, तो वो कौन से वर्ब्स हैं, वो इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं।
ठीक है, आपने मे भी इनके बारे में पहले सुना हो। इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड काइंड अटरली डिफरेंट होती है एक दूसरे से। एक वर्ब है सी, देखना, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सो, तो ये दोनों एक दूसरे से अटरली डिफरेंट हैं, तो हम इसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब, राइट। इसके बाद थर्ड फॉर्म है सीन, सी, सो, सीन, तो आपने देखा कि ये तीनों काइंड्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो दीज आर इरेगुलर वर्ब्स। उसके बाद जैसे एक वर्ब है डू, कोई काम करना, डिड इज़ द सेकेंड फॉर्म, डन इज़ द थर्ड फॉर्म एंड देन बाय फर्स्ट फॉर्म। इसकी जो सेकेंड फॉर्म है वो है बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। सो दीज आर इरेगुलर वर्ब्स, राइट। तो वर्ब आपको समझ आ गया, वर्ब क्या है? बेसिकली इट इज़ एन एक्शन वर्ड विच डिस्क्राइब्स यू सम काइंड ऑफ एक्शन। जो भी वर्ड आपको सेंटेंस में एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं, राइट। उसके बाद आपने सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है। ऑब्जेक्ट क्या होती है? समथिंग ऑन विच वर्क इज़ डन, कोई ऐसी चीज़ जिस पर काम किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ अली सेब खाता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अली क्या काम कर रहा है, किस पर कर रहा है? सेब पर कर रहा है। सो एप्पल या सेब जो है वो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, राइट। और अगर मैं कहूँ आई राइट ऑन द नोटबुक, मैं नोटबुक पर लिखती हूँ, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें है नोटबुक, राइट। तो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या है, डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन, एंड वर्ब क्या है? बेसिकली एन एक्शन वर्ड। इसकी आपने इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। एनीथिंग ऑन विच सम वर्क इज़ परफॉर्म्ड इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ तक आपने स्ट्रक्चर समझ लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि यहाँ पर मैंने सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं ये आइडियाज़। अब आप देखें कि उर्दू में आपको एक सेंटेंस आता है वो खाना खाती है, तो आपने सबसे पहले इसकी रिकग्निशन देखनी है, ती है, तो फिर आपने इसको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में चेंज करना है, शी ईट्स फूड। अली ख़त लिखता है, उर्दू में आपको एक सेंटेंस आएगा अली ख़त लिखता है, ता है से आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है और आप इसको इंग्लिश में चेंज करेंगे अली राइट्स अ लेटर। अब आपने इसको किस तरह से चेंज करना है, इसका मज़ीद यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया है। जब आपके पास ये वाले प्रोनाउंस होंगे, यानी आई, यू, वी, दे होगा या मोर देन वन पर्सन होगा, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। मीन्स सिंपल काम करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, राइट। लेकिन जब आपके पास जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले आप सेंटेंस में ना सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगाना है। अगर आपके पास ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, या मोर देन, या वन पर्सन है, वन प्लेस है, वन थिंग है, या किसी का नेम है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ES ऐड कर देना है। इन दी एंड ऑफ द वर्ब आपने SES ऐड करना है। यहाँ पर ये वाले अगर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, आई, यू, वी, दे हैं, या मोर देन वन पर्सन, वन थिंग, वन पर्टिकुलर प्लेस है, तो आपने वर्ब के साथ SES ऐड नहीं करना। लेकिन अगर आपके पास ही, शी, इट या वन पर्सन है, किसी का नेम है, किसी इंसान का नाम है, किसी जानवर का नाम है, या किसी चीज़ का नाम है, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट यू हैव टू ऐड SES, राइट। SES इन दी एंड ऑफ द वर्ब, वर्ब के लास्ट में आपने S या ES ऐड करना है व्हेन दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आर देयर इन द सेंटेंस। ओके, राइट। अब आपने एक क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में ज़रूर आया होगा कि हमने वर्ब के लास्ट में S ऐड कर देना है, लेकिन ES हम कौन से वर्ब्स के साथ एंड जो है वो अटैच करेंगे या लगाएंगे। तो कुछ वर्ब्स आपके ऐसे होते हैं जो इन पर्टिकुलर लेटर्स के साथ एंड हो रहे होते हैं, जैसे डबल S, SH, CH, XOX। तो ये वाले जब आपके वर्ब्स आएंगे तो वहाँ पर आपने इनके एंड में ES ऐड कर देना है, राइट। जैसे पास, PASS, पास, लास्ट में आपने देखा कि डबल S आ रहा है, विच आई हैव ऑलरेडी मैंशनड हियर, तो आपने क्या किया, आपने ES लास्ट में ऐड कर देना है, राइट। उसके बाद वॉश एक वर्ब है, किसी चीज़ को धोना, यहाँ पर भी आपने ES ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? बिकॉज दिस इज़ द रूल कि जब आपके पास सब्जेक्ट्स ये वाले हैं तो आपने वर्ब के लास्ट में SES ऐड करना है, और अगर आपका वर्ब इन पर्टिकुलर लेटर्स के साथ एंड हो रहा है तो आपने ES ऐड कर देना है। सो हम वॉश को वॉशेस में चेंज कर देंगे। इसके बाद CH, जैसे मैंने वर्ब लिखा है वॉच, तो
लास्ट में ES ऐड किया है, ही वॉचेस अ मूवी, ठीक है, ही यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी, तो अगर आपने ही वाला कोई भी सेंटेंस बनाना है, ही आपके पास सब्जेक्ट है, तो फिर आप कहेंगे ही वॉचेस अ मूवी। इसी तरह एक वर्ब है मिक्स, यानी मिल जाना आपस में, इसके लास्ट में भी आप ES ऐड करेंगे। अगर आपके वर्ब के लास्ट में O आ रहा है, जैसे एक वर्ब है गो, तो लास्ट में आपने ES ऐड कर दिया और वर्ब बन गया गोज, राइट। ये काम आपने सिर्फ तब करना है जब आपके पास ही, शी, इट और वन पर्सन है, राइट। कोई भी किसी का नेम है, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है, किसी एनिमल का नेम है, तब आपने वर्ब के साथ SES ऐड करना है। लेकिन अगर आपके पास ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, देन यू आर नॉट गोइंग टू ऐड SES इन द एंड ऑफ द वर्ब। फिर आपने सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है एंड देन यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसी तरह आप सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। तो इस बात को आई होप सो कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप पेज नंबर 69 ओपन करें फ्रॉम योर नोट्स में से पेज नंबर 69 ओपन कर लें एंड देयर आर रिटन सम उर्दू सेंटेंसेस जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस जैसे आप देखें, ब्रूस बहुत सी दिलचस्प चीज़ें जानता है। अब ब्रूस क्या है? ब्रूस इज़ वन पर्सन, आ पर्सन। तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ यहाँ पर वर्ब में SES का इजाफा करेंगे, जो मैंने आपको रूल बताया है। ब्रूस नोज आ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, यहाँ पर आपने नो के साथ S क्यों ऐड किया है? बिकॉज ब्रूस इज़ वन पर्सन और रूल हमें ये बताता है व्हेन देयर इज़ वन पर्सन is your subject, then you have to add SES in the end of the verb, right? इसके बाद आप आ जाएं, सेकेंड सेंटेंस पढ़ें, कुत्ते भौंकते हैं। सेकेंड सेंटेंस है कुत्ते भौंकते हैं। अब आपने देखा कि जो डॉग्स हैं वो ज़्यादा है, मीन देयर इज़ नॉट वन डॉग, देयर आर मोर देन वन डॉग। तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये वाला रूल फॉलो करना है, डॉग्स बार्क, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, डॉग्स बार्क। लेकिन अगर डॉग वन है, अगर मैं कहूँ कुत्ता भौंकता है, फिर आपने ये वाला रूल फॉलो करना है और आपने कहना है डॉग बार्क्स, फिर आपने वर्ब के साथ S ऐड कर देना है इन द एंड ऑफ द वर्ब। नाउ रीड द सेंटेंस नंबर 3। इसका छोटा भाई सबको गालियाँ देता है। इसका छोटा भाई सबको गालियाँ देता है। अब आपने सब्जेक्ट पर सबसे पहले फोकस करना है। छोटा भाई एक है तो हम क्या कहेंगे, हिज यंगर ब्रदर अब्यूजेस। हमने जो वर्ब है ना गालियाँ देना, ये जो एक्शन वर्ड है, इसके लिए हमने यूज़ किया है वर्ब इंग्लिश में अब्यूज़, लेकिन उसके लास्ट में हमने S ऐड कर दिया है। क्यों ऐड किया है? क्योंकि छोटा भाई एक है, वन पर्सन, सिंगुलर पर्सन, सो दैट्स वाई वी हैव एडेड S एट द एंड ऑफ द वर्ब। हिज यंगर ब्रदर अब्यूजेस एवरीबडी, राइट। इसके बाद आप आ जाएँ, सेंटेंस नंबर 9 पढ़ें, वो भी सिंपल सेंटेंस की एग्जाम्पल है। बतख पानी में तैरती है। बतख पानी में तैरती है, तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, द डक स्विम्स इन द वाटर। सितारे अपने मिदारों में घूमते हैं। द प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट्स। यहाँ पर आपने मूव कहा है, वर्ब मूव्स नहीं कहा, बट इफ़ देयर इज़ वन प्लैनेट, एक प्लैनेट की बात करेंगे तो हम कहेंगे द प्लैनेट मूव्स इन देयर ऑर्बिट्स, राइट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू नेगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको करवा दिया, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब आपने नेगेटिव सेंटेंसेस करने हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सिर्फ डू एंड डज जो है वो ऐड करेंगे। वर्ब की सेम वही फर्स्ट फॉर्म रहेगी जो आपने पहले की है, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अभी मैंने जो आपको SES ऐड करने वाला रूल समझाया, वो आपने सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में करना है, नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में नहीं करना, राइट। ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें आपने SES वाला रूल ऐड नहीं करना, यू जस्ट हैव टू ऐड डू एंड डज, राइट। अब आपने डू कहाँ पर ऐड करना है, व्हाट आर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जिनके साथ आप डू ऐड करने जा रहे हैं, वो है आई, यू, वी, दे, या मोर देन वन पर्सन, वन थिंग, वन प्लेस और एनी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। अगर एक से ज़्यादा आइडियाज़ है, कुछ भी है, कोई पर्सन है, तो फिर आपने क्या करना है, डू नॉट, ठीक है। आई, यू, वी, दे के साथ आप क्या ऐड करेंगे, डू नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी सेम। आपने सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस में जिनमें नहीं आता है आई, यू, वी, दे के साथ हम डू नॉट ऐड करेंगे। एंड इफ़ योर सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और वन पर्सन, वन थिंग, वन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, देन यू हैव टू ऐड डज नॉट। फिर आपने डज नॉट ऐड करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी सब स्ट्रक्चर आपका सेम ही है। अब आपने क्या, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। इसको आप लिख भी लें, इसको राइट डाउन कर लें अपने नोटबुक्स में, ताकि आपको बाद में भी इसकी समझ आती रहे। तो अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे सेंटेंस नंबर 5, इसको पढ़ें। ये कौन सा सेंटेंस है, इसको आप रिकग्नाइज करें। माली फूल नहीं तोड़ता है, कौन सा टेंस है ये,
प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है ऑब्वियसली, क्योंकि इसके लास्ट में ता है आ रहा है और साथ में नहीं भी है, तो हमें पता चल गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख दिया है माली, माली इज़ वन पर्सन। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ डज ऐड करेंगे या डू ऐड करेंगे? ऑब्वियसली हम इसके साथ ये वाला रूल ऐड करेंगे, डज। द गार्डनर डज नॉट प्लक द फ्लावर, तो हमने यहाँ पर डज नॉट ऐड किया है, ये वाला रूल ऐड किया है। इसी तरह अगर एक सेंटेंस में ये कहूँ कि अली क्रिकेट नहीं खेलता है, तो आप कैसे इसको चेंज करेंगे? अली डज नॉट प्ले क्रिकेट, राइट, बिकॉज अली इज़ वन पर्सन, सो वी आर गोइंग टू फॉलो दिस रूल। लेकिन अगर मैं कहूँ हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, फिर आपने क्या कहना है? वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, राइट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई यू वी दे के साथ डू नॉट और बाकी सब के साथ आपने डज नॉट लगाना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमने सिंपल स्ट्रक्चर कर लिया है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का, और नेगेटिव स्ट्रक्चर भी कर लिया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जिसमें आपके पास सेंटेंस में क्या का वर्ड आता है। जैसे अगर मैं कहूँ क्या अली क्रिकेट खेलता है, सो दिस इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या का वर्ड आया है क्योंकि क्वेश्चन किया गया है, सो दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं लगाना, जैसा कि हम सिंपल में और नेगेटिव में कर रहे थे, दैट फर्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी वर पुटिंग सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने डू एंड डज को स्टार्ट में ले आना है। यहाँ पर हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज, उसको स्टार्ट में ले आएंगे एंड देन आपने सब्जेक्ट लगाना है, एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपने डू एंड डज लगाना है। जैसे अभी मैंने आपको नेगेटिव में बताया, आई यू वी दे के साथ या मोर देन वन पर्सन के साथ आपने डू लगाना है, ही शी एट या वन पर्सन के साथ आपने डज लगाना है, राइट। तो आपने लुकिंग एट द सब्जेक्ट को देखते हुए आपने डू और डज को डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा आप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और ऑब्जेक्ट ही आएगा लास्ट में, और लास्ट में आपने क्या करना है, दैट यू हैव टू ऐड द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, राइट। उसके बाद ये वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है सेंटेंस। जैसे कोई आपको मैं ये एग्जांपल देती हूँ, क्या अली क्रिकेट नहीं खेलता है। अब इसमें क्या भी है और नहीं भी है, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या अली क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या भी है और नहीं भी है, सो दिस इज़ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें आपने बिगिनिंग में डू एंड डज ही लगाना है, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट ऐड करना है। ये जितने भी हम टेंसेस करेंगे ना, उनमें यही सेम स्ट्रक्चर रहेगा कि आपने, अगर आपके पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है तो आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना होगा। क्या अली क्रिकेट नहीं खेलता है, इसको आप कैसे बनाएंगे, डज अली नॉट प्ले क्रिकेट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, राइट। इसके बाद आ जाए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होंगे, जिसमें आपके पास WH वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, ये वाले सेंटेंस आपके पास आ जाते हैं, वर्ड्स आ जाते हैं। तो फिर आपने इनको सबसे पहले ट्रांसलेट करना है। जैसे आपको कोई सेंटेंस आया है और उसमें ये वर्ड्स आ गए हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, या हाउ का वर्ड आ गया है, यस, अगर हाउ का वर्ड आ गया तब भी आपने बिगिनिंग में हाउ ऐड कर देना है, कैसे, राइट। जैसे एक सेंटेंस आया है, अली क्रिकेट कैसे खेलता है, तो आपने कैसे को पहले ट्रांसलेट करते हुए हाउ की इंग्लिश पहले करनी है। अली क्रिकेट कब खेलता है, कब की इंग्लिश होगी व्हेन, तो आपने WH वर्ड बिगिनिंग में लगाना है। अली क्रिकेट क्यों खेलता है, क्यों की इंग्लिश है वाई, तो आपने वाई बिगिनिंग में लगाना है, राइट। तो उसके बाद आपने डू एंड डज लगाना है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हम जो हमारे पास सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं और जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हम लोग डू एंड डज बिगिनिंग में लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपके पास WH वर्ड आएगा या हाउ का वर्ड आएगा तो आपने क्या करना है कि आपने बिगिनिंग में ये वर्ड्स लगा देने हैं और उसके बाद डू एंड डज लगा देना है। सो डू एंड डज ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा और आपके WH वर्ड्स बिगिनिंग में आ जाएंगे, एंड देन सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म एंड द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी सेम, राइट। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो हमारे पास नोट्स में हैं। जैसे आप आएँ सेंटेंस नंबर 4 पर आएँ, क्या तुम डॉक्टर से मशवरा करते हो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग ये देखेंगे कि हमने डू या डज बिगिनिंग में लगाना है,
तुम हमारे पास सब्जेक्ट है और तुम की इंग्लिश है यू। यू के साथ आपको याद होगा हम डज लगाते हैं या डू लगाते हैं, यस डू लगाते हैं। तो आपने बिगिनिंग में पहले डू को ट्रांसलेट करना है। डू यू कंसल्ट डॉक्टर, यहाँ पर हमारे पास वर्ब क्या है, मशवरा करना, कंसल्ट। डू यू कंसल्ट डॉक्टर। इसके बाद आए सेंटेंस नंबर 6 पर, क्या अली ख़त लिखता है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके बिगिनिंग में क्या आया है और हमारे पास सब्जेक्ट है अली। अली के साथ आप डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, अली इज़ वन पर्सन तो ऑब्वियसली हम इसके साथ डज लगाएंगे। डज अली राइट आ लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्या तुम गाड़ी नहीं चलाते हो। ये कौन सा सेंटेंस है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें नहीं भी आया है और क्या का वर्ड भी आया है। डू यू नॉट ड्राइव आ कार, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करते हुए हमने क्या किया है, पहले डू लगाया है क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है यू, तो हमने बिगिनिंग में डू लगाया, डू यू नॉट, और हमने नॉट कहाँ पर ऐड किया है, आफ्टर द सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपने आफ्टर सब्जेक्ट नॉट ऐड करना है, राइट। इसके बाद आ जाए सेंटेंस नंबर 8, क्या हम नमाज अदा करते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये भी इंट्रोगेटिव है, इसमें भी क्या आया है, तो क्या हम की क्या इंग्लिश होगी, वी। तो आपने बिगिनिंग में क्या लगाया, डू वी ऑफर प्रेयर, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक आज हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। और साथ में आपने क्या करना है, दैट यू हैव टू राइट at least 10 to 20 sentences in Urdu and then you have to translate those sentences into English. खुद से प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा कुछ खुद से सेंटेंसेस लिखें 10 to 20 और फिर उनको बाद में खुद से इंग्लिश में चेंज करें। ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं इन्हीं को आप फॉलो करते हुए चेंज करें, राइट। तो ये आज आपका टास्क है कि आपने ये जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो हमने किए हैं इनको अच्छे से समझना है और उसके बाद लेटर ऑन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। ओके, थैंक यू सो मच।